बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। हुकूमत की जानिब से ममनुआ फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रुजू करने का फ़ैसला किया गया है। कानूनी नुकात पर अमल दरामद करवाने का फ़ैसला किया गया। आज इत्तेहादी जमातों का एक अहम इजलास हुआ जिसके बाद रहनुमाओं ने गुफ्तगू भी की और बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कह दिया कि कल वफाकी काबीना इजलास में कुछ अहम और बड़े फैसले लिए जाएंगे उस और मज़ीद कानूनी नुकात पर गौर किया जाएगा। उसके बाद में हुकूमत कानूनी ऑप्शन यकीनी तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है। क्या इमरान खान नाअहल और PTI पर पाबंदी लग सकती है? और प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। दूसरा नैब तरमीमी बिल हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। अब 50 करोड़ से कम करप्शन के केसेस जो हैं वो नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गए हैं। वो क्या अब जो नैब का अमली तौर पर किरदार है वो कम हो गया या फिर ख़त्म हो गया है? प्रोग्राम के आखिर में बात 14.5 रुपये कम हुए डॉलर के रेट में। मुल्की रुपया मुस्तहकम होता नज़र आ रहा है, डॉलर के रेट नीचे आ रहे हैं। क्या वाकई में मईशत बेहतर हो रही है या वजह कुछ और है? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत ने कानूनी नुकात पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है। कल वफाकी काबीना में बड़े और अहम फैसले होने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। क्या इमरान खान नाअहल और PTI पर पाबंदी लग सकती है? अच्छा देखिए, जो तो इलेक्शन कमीशन की रूलिंग है उसके मुताबिक तो दो गलतियों का इशारा किया गया है। पहला तो ये कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है और उसकी सज़ा ये है प्रोहिबिटेड फंडिंग की एज़ पर द पोलिटिकल पार्टीज़ एक्ट कि वो कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, यानी उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा, वो फंड्स जो कि प्रोहिबिटेड फंडिंग के ज़ुमरे में आते हैं। अब उसके ऊपर अगर वो ये काम करते हैं और अगर PTI लेके जाती तो वो इस पे लड़ सकती थी इस पॉइंट के ऊपर कि वो प्रोहिबिटेड फंडिंग या ममनुआ फंडिंग है या नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो उससे पहले अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने फैसला किया कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किस बुनियाद पे जाएंगे ये भी समझ नहीं है, ये पता नहीं है। दूसरा हिस्सा हुआ जो कि आर्टिकल 17 या मेरे हाल में उससे रिलेटेड है, जिसमें कि आप किसी अदालत के आगे गलत बयानी नहीं कर सकते, कोई गलत सर्टिफिकेट नहीं जमा करा सकते, कोई ऐसी चीज़, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दे सकती एज एन एविडेंस जो कि आप समझते हैं कि गलत है। उसके ऊपर इमरान खान जो है उनको बैन करने की कोशिश की जा सकती है, डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा सकती है। अब वो फॉरएवर होता है, कुछ अरसे के लिए होता है, अगर होता है तो अच्छा। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि कल इलेक्शन कमीशन के फैसले में, तो मुझे नहीं मालूम कि ये हुकूमत वक्त जो है ये किस बुनियाद पे लेके जाएगी। तीसरी एक और चीज़ होती है कि जब भी पार्लियामेंट अगर किसी को एलियन डिक्लेयर करना है, मैं किसी शख्स की बात कर रहा हूँ, पार्टी की नहीं, तो पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है। और अगर कैबिनेट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो कैबिनेट लेके जाएगी मामला, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को डी नोटिफाई करेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है मुझे वो समझ नहीं आती। अलबत्ता एक चीज़ मुझे ज़रूर समझ आती है और मेरे ख्याल में वही इस सारी खेल का बुनियादी मकसद है, और वो बुनियादी मकसद मेरी नज़र में ये है कि इमरान खान को ज़हनी तौर पर और फिर प्रोसीजरली इस तरह अदालतों में उलझा दिया जाए कि जिस किस्म का प्रेशर उसने क्रिएट किया है इनके ऊपर, ख़ास तौर पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद और उससे पहले का जो इलेक्शन जो प्रेशर था, सियासी प्रेशर की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह का प्रेशर है कि उसको डाइल्यूट किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, इसको अपनी डाल दी जाए, ताकि ये जो अभी आजकल PDM की हुकूमत है और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो बड़ी पार्टी हैं उनको वक्त मिले अपनी सियासत को आगे लेकर चलने का। इस वक्त PDM का तमाम तर जो फोकस है वो समहाउ इमरान खान को न्यूट्रलाइज करने पे है। मैं हैरान हूँ कि जितने वुज़रा हैं पिछले 2-3 दिनों से, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, और बार बार हर कोई कहीं बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसमें निशाना एक है, इमरान खान। तो ज़ाहिर है उसको मलाइन करना, लोगों की नज़र में उसको ख़राब करना, उसके बारे में ऐसा बयानिया क्रिएट करना कि इमरान खान, और उसकी वजह वाज़ेह है मेरी नज़र के अंदर, मैं हम पहले बहुत मरतबा बात कर चुके हैं, क्योंकि ये एक बाहर का आदमी है, ये इस इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट क्या है? वो पार्टियां जो कि हमेशा से लड़ रही हैं, डायनास्टिकली एग्जिस्ट करती हैं, वो समझती हैं कि उनको ख़तरा पैदा हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये खेल थोड़ी तरह गहरी और बड़ी है। आया नाअहली हो सकती है या नहीं, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट कभी भी, जैसा मैंने कहा, कोई बुनियाद नहीं बनती
ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, कैबिनेट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई काम मुझे नज़र नहीं आता। तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएँगे और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपने आप को क्यों उलझाएगा। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी या कानूनी नुकात पर अमल दरामद करने जा रही है? क्या इमरान खान नाअहल और पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है? दोनों काम हो सकते हैं जी। कानून के मुताबिक तो हो सकते हैं, अमली तौर पर होते हैं कि नहीं होते इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। हम्म, इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है, उसमें ये बताया गया है कि ये इसमें कुछ फंड्स ऐसे आए हैं, जिससे गैर मुल्की कंपनियों ने और गैर मुल्की अफराद ने जिनको पेमेंट की है। ना कोई कंपनी पे कर सकती है, ना कोई गैर मुल्की अफराद जो हैं, वो पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत से मिसालें कहें तो मैं अभी आपको गिनवाना शुरू कर दूँ। लेकिन ये पूरी डिटेल जो वहाँ मौजूद है, इसके तहत ये कह सकते हैं कि फॉरेन एडिड ये पार्टी है और फॉरेन एडिड पार्टी पर पाबंदी लग सकती है। उसके लिए हुकूमत को डिक्लेरेशन करना पड़ेगा जो कैबिनेट करेगी यकीनी तौर पर, और लेकिन उसको इंडोर्समेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे शहजाद साहब सब पूछ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएंगे, हमारे कानून के तहत इसकी इंडोर्समेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से होती है। एक ही बार हुआ था, नैब पे पाबंदी लगी थी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, और उदाहरण है कि उन्होंने फौरन नाम बदला, नैब की बजाय एएनपी बन गए और एएनपी की शक्ल में काम शुरू कर दिया। नई लीडरशिप आ गई, फिर बाद में पुरानी लीडरशिप भी उनकी जगह ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बस किस्सा ये है कि इससे मुल्क की सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। 2 सूबे जो भुट्टो साहब के पास नहीं थे, उन्होंने वो गस्ब कर लिए और उस पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। होता ये है कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना जो है ना, ये कोई ज़्यादा सूदमंद बात साबित होती नहीं है। लेकिन कानून के तहत देखा जाए, उसमें पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, और यही प्रोसीजर है जो मैंने अर्ज़ किया है। रहा इमरान खान पे, तो इमरान खान पे तो ये आ सकता है ना जी कि उसने डेक्लेरेशन गलत दी है। अब उस पे बनाया जाएगा जैसा कि हमारा बनाया गया, सादिक अमीन है कि नहीं है। निसार साकिब ने तो सादिक अमीन करार दे दिया था, लेकिन उसी कोर्ट ने, उसी अदालत ने, उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें दूसरा बेंच था, उन्होंने नवाज शरीफ को अकामा के मसले पर, या जो कहते हैं कि बेटे से तनख्वाह न लेने की जुर्म की पादाश में ताहजात नाअहल करार दे दिया गया। जो लोग आज भी कहते हैं कि ये फैसला जो था अक्ल दानिश के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, लेकिन हो गया, फैसला हो गया। अब सवाल ये है कि अगर इतनी बात पर ये काम हो सकता है, तो इमरान खान की मिस डिक्लेरेशन जो बार बार दे रहा है, 1 साल ही, 2 साल, 3 साल, उसको ये अगर अली जफर जाके कहना चाहेंगे कि ये तो एक अकाउंटिंग एरर है, या अकाउंटेंट ने जो साहब दिया था, साहब ने उस पर साइन कर दिए और अल्लाह खैरसल्ला साहब का कोई कसूर नहीं है, वो तो खता से मुबर्रा है, तो मेरा ख्याल में ये बात चलने वाली नहीं है। तो ऐसी सूरत में पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों की है, इमरान खान पे पाबंदी की भी, उस पर भी। ये होती है कि नहीं होती है, इस पर मैं कुछ मुझे अंदाज़ा है कि अगर होगी तो क्यों होगी, कौन से अदारे एक्टिव होंगे, फाल होंगे और काम दिखाएंगे, और अगर नहीं होगी तो अदालतें नर्म होकर, झुककर इमरान खान की हमायत में उतरेंगी, तो क्यों कर उतरेंगी, मुझे इसका पूरा अंदाज़ा है। लेकिन मैं इशारा करना ही काफ़ी समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, वो सिर्फ यही नहीं है कि इमरान खान को टेम करना है, इमरान खान को दबाव में रखना है, बल्कि ये भी हो सकता है, मैंने कहा है कि इमरान खान को इस पूरे सियासी प्रोसेस से, जिसमें बहुत बड़ा गंद पड़ गया है, अलग कर दिया जाए। ये क्या मुमकिन है ठीक। या नामुमकिन है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये पूरी थिंकिंग जो है ना, ये मौजूद है और उसको बुरुए काल लाने की कोशिश की जाए। ठीक। रजा रोमी साहब, हुकूमत का इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला सामने आ चुका है। क्या पीटीआई और इमरान खान दोनों ही खत्म हो सकते हैं? पीटीआई नाअहल, पीटीआई पाबंदी और इमरान खान नाअहल हो सकते हैं? देखिए, होने को तो जैसे मीर साहब ने कहा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि मकबूल पार्टियां और मकबूल सियासतदान जो हैं, उनको ख़त्म करना, उनको एलिमिनेट करना कतई मुनासिब नहीं है। हमने माजी में नवाज शरीफ के हवाले से जो किया गया फैसले सुप्रीम कोर्ट के, और उसके पीछे ज़ाहिरी बात है एग्जीक्यूटिव के, पावरफुल एग्जीक्यूटिव के हिस्से भी उस फैसले में शामिल थे। हमने उसकी भी मुखालिफत की और इमरान खान साहब को भी सियासी मंजरनामे से हटाने की मुखालिफत करनी चाहिए। एक कंपेटिटिव जमहूरियत में, सही जमहूरियत में तमाम पार्टियों को हक होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो कानून के मुताबिक एहतसाब होता है एक पार्टी का,
एक पार्टी की फंडिंग का मौजूदा मरवजा कवानीन के तहत और उसके लीडर्स का वो एहतसाब होना चाहिए। उस पर आपको पता है फाइन भी हो सकता है, फंड जब्त हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन होता है ना, ये ताहयात नाअहली का, आप देखें कि अभी तक ताहयात नाअहली जो है वो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही नवाज शरीफ की। वो एक कांस्टेंट मसला बना हुआ है, सियासत उसी के गिर्द घूम रही है। तो अब क्या एक मसला खत्म करके दूसरा मसला खड़ा करना चाहिए? माजी में हमने देखा कि 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाकर कोई पाकिस्तान की सियासत बदली नहीं, क्योंकि भुट्टो जो है वो मर के भी फांसी घाट पे जाकर भी वो सियासी तौर पर अहम रहे हैं और आज भी अहम है। उनकी पार्टी सिंध में रूल कर रही है, उनके सपोर्टर्स चारों सूबों में मौजूद हैं। तो ये हल नहीं होता, लेकिन हमें कहीं ना कहीं आगाज तो करना है। कारण हमें जो हमारी सियासी पार्टियां हैं उनके अंदर शफाफियत का अमल लाना है, उनके अंदर खुद एहतसाबी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और इलेक्शन कमीशन का जो रोल होना चाहिए। देखिए ना, अब इसमें इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला तो दे दिया, अच्छी बात है, वो हुकूमत सियासी तौर पे उसको इस्तेमाल कर रही है और करेगी, जैसे खान साहब करते हैं दूसरे भी करेंगे। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन को भी तो जवाबदेही होनी चाहिए ना कि भाई 8 साल क्यों लगाए आपने, जब आपके पास सारे शवाहिद मौजूद थे और आपको ताखीरी हरबे आपको दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर बात है उस वक्त तो प्रोजेक्ट इमरान खान को कोई रोकना नहीं चाह रहा था, उसको बढ़ावा ही देना चाह रहे थे। ये फैसला 6 महीने 1 साल में हो सकता था, फाइन शाइन करके मामला खत्म होता। आज ये मसला जो है यहाँ तक आ गया कि अब लोग कह रहे हैं जिसको बैन कर दें, इमरान खान को नाअहल कर दें और पीटीआई को डिसॉल्व कर दें। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमें हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं, खुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब हमें उनकी तरफ देखना है कि हमको कैसे मजबूत करें। और सिर्फ पीटीआई से सिलसिला स्टार्ट हुआ है, बाकी पार्टियों का भी एहतसाब होना चाहिए। बाकी पार्टियां जिनको बाहर से पैसे आते हैं, खसूसन मैं कहूँगा वो सियासी मजहबी पार्टियां जो कि फंड्स ले लेके पिछले 15-20 साल से गल्फ की रियासतों से उन्होंने भी उधम मचाए रखा है पाकिस्तान में, उनसे भी जरा पूछगिछ होनी चाहिए। एक इमरान खान ही काफी नहीं है। लेकिन एक आखिरी पॉइंट ये कह दूं कि इससे जो है सियासी तो अखलाक, जो इमरान खान की एक अखलाकी जो बर्तरी उन्होंने अपनी बनाई हुई थी सियासत के मैदान में कि वो ईमानदार हैं और वो बाकी तो चोर हैं और बाकी वो तो सब चीज कानून के मुताबिक करते हैं, उनकी वो जो कहते हैं उनकी कबर्ड में कोई स्केलेटन नहीं है, वो चीज तो इस कल वाले फैसले के बाद पाश हो गई है। यकीनन ये सियासी और अखलाकी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका है। मैं नहीं इस चीज की सपोर्ट करूंगा कि कानूनी तौर पर उनको बैन किया जाए। जी नसीम साहब, आप क्या समझते हैं? हुकूमत कानूनी कार्रवाई का फैसला कर चुकी है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो इमरान खान नाअहल और पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब पहले तो क्विकली एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मेरे मोहतरम सीनियर तज्जियाकारों के साथ मेरा तारुफ करवाएं तो उसमें सिर्फ सहाफ़ी बोल दिया करें। तीनों मेरे से बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, मेरा बड़ा एहतराम है इनके लिए। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखें, पाकिस्तान में हाइप बड़ी क्रिएट होती है जब कोई फैसला आता है, कोई मामला आता है। हम तो बचपन से देखते चले रहे हैं, पिछले कुछ अर्से की अगर आप बातें ले लें तो किस तरह इमरान खान के अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम थे कि इन्होंने रॉ से फंडिंग ली है, रॉ से पैसे लेते हैं, रॉ से जाके ट्रेनिंग लेते हैं। उसके एंड में क्या हुआ? एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई जिसके मेंबर्स तमाम वही लोग हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर बैन लगाया गया तो पीपल्स पार्टी पैट्रियट बन गई। उसके अलावा कहा गया कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली है। उसके अलावा मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ का तो हमें डीजी आईएसपीआर ने ब्रीफिंग के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, इन्होंने दुबई में बैठ के रॉ और दूसरी कंट्री से फंडिंग ली है। वो फंडिंग तो देखें इतनी खतरनाक थी जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। यहाँ पे जो फैसला आया बड़ा खुशाइन फैसला है कि इलेक्शन कमीशन ने कम से कम एक फैसला तो किया, उसमें जो एम्बिग्विटीज हैं उसको दूर किया जाए कि एक शख्स पाकिस्तानी है, उसकी वाइफ जो है वो अमेरिकन है, उनका ज्वाइंट अकाउंट है। अगर मैंने डोनेशन दी है तो आपने उसको आधी डोनेशन अमेरिकन या इंडियन नेशनल के नाम पे डाल दी। मेरे बड़े प्यारे भाई रजा रूमी अमेरिका में बैठे हैं, मैं यहाँ लंदन बैठा हूँ। बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने बैरून मुल्क गैर मुल्की लोगों से शादी की हुई है, उनके ज्वाइंट अकाउंट्स हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो रेमिटेंसेस भी डेली बेसिस पे अपनी फैमिलीज को भेजते हैं जिसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन अगर इमरान खान को उन्होंने डोनेशन दे दी तो उसको बैरून मुल्क की फंडिंग दे दी। बहरहाल चले,
इसका तो फैसला अदालत आज़मा भी कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई सबकी जो है वो स्क्रूटनाइजेशन होनी चाहिए, ताकि पता चले कि उन्होंने भी कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं। आप जी देखें कि हलफ की बात करते हैं या सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, हमारे मुल्क में आप अदालतों में चले जाएं, रोज़ाना जिस किताब के ऊपर हल्फ लेके झूठ बोला जा रहा होता है, इसको देखने वाली बात है। हमारी जब असेंबलीज आती हैं, उस असेंबलीज के अंदर जब पहला दिन होता है तो हलफ लिया बिल्कुल जाता ठीक है। जब नसीम आप साहब। वजीर अच्छा बनते आप हैं, समझते हैं आप अब हलफ इमरान लेते खान हैं, साहब उसके नाअहल बाद और कितने पीटीआई कितने पर पाबंदी लग सकती है? देखिए, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि ये बात इतनी दूर तक जाएगी। हम्म हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो ममनुआ फंडिंग थी उसको जो है ज़ब्त किया जाता है, और आखिर में यही कहा है इलेक्शन कमीशन ने, अभी तो शो कॉज नोटिस दिया है, उसके जवाबात देंगे। उसके जब जवाबात देंगे तो एंड में अगर कुछ ऐसा राइट। निकलता है तो उसको ज़ब्त कर सकते हैं। इमरान खान साहब को मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर पाबंदी लग सकती है या पार्टी पे पाबंदी लग सकती है। और रज़ा रूमी भाई ने और बाकी दोस्तों ने जिस तरह कहा, बिल्कुल ठीक करा। ये पाबंदी वाला ठीक। मामला नहीं होना चाहिए, भले वो नवाज शरीफ हो, भले वो जहांगीर तरीन साहब हो। एक खुला मैदान होना चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिशियंस जो है वो आवाम के पास जाए और फैसला आवाम को करने दिया जाए। और एक मैं आपको बिल्कुल। बात बताऊं यहाँ पे कि ये तमाम मामला जो इस वक्त होता नजर आ रहा है, उसमें क्योंकि इमरान खान साहब टेबल पे नहीं बैठ रहे थे, इमरान खान साहब को प्रेशर में लाने के लिए ये फैसला करवाया गया है कि हम्म उनको कहा जाएगा कि या तो हम आपको और आपकी पार्टी को नाअहल कर देंगे, फिर आप 2-3 साल कोर्टों में भागते रहे, और अगर आपने टेबल पे बैठना है तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनके केस ठीक है। क्लियर होंगे और उनको इलेक्शन बिल्कुल लड़ने ठीक। की आप इजाजत आपका दी पॉइंट है जाएगी, नसीम ताकि साहब। तमाम पॉलिटिकल इमरान खान साहब को पॉलिटिकल प्रेशर में लाने के पार्टीज लिए जो सब है कुछ किया। वो बिल्कुल ठीक। तमाम बिल्कुल जी। ठीक है, आपका पॉइंट है। आप प्रोग्राम में अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। सजाद मीर साहब, दूसरा नैब तरमीमी बिल आज मंजूर करवा लिया गया हुकूमत की जानिब से। अब 50 करोड़ से जो कम करप्शन के केसेस हैं वो नैब नहीं देख सकेगा, तो अमली तौर पर किरदार खत्म हो गया नैब का, क्या समझते हैं? देखिए, नैब के बारे में हम खासे कन्फ्यूजन का शिकार हैं। पहले तो जब इसकी पैदाइश हुई थी उसके हवाले से भी हम जानते हैं कि मुशर्रफ ने इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया था। पता नहीं बनाया था कि नहीं बनाया था, लेकिन उसने सबसे पहले काम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लिया था। उसने उसी से पैट्रियट बनाई थी, पीपल्स पार्टी के लोग काट के, कुछ और लोग काट के, पर सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से अपने कैंडिडेट जमाली साहब को वजीर आजम बनाया था। और ये अगर वो इस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करते, इस तरह आर्म ट्विस्टिंग ना करते और नैब का ये इस्तेमाल ना करते, तो शायद एक नैब एक नेक नाम जमात बन जाती। उसके बाद भी जिस तरह इसे इस्तेमाल किया गया, बड़े अच्छे लोग आए इसके सरबराह के तौर पर, लेकिन जब आप अंदर जाके देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि इसको किस तरह पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और जो लोग छोड़ गए फिर उन्होंने बहुत सी बातें बयान भी की और कहा भी कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया गया। एक तो खैर इसका किरदार शुरू से ऐसा रहा है। फिर अब पिछली रजीम में जो इसने ये किया कि इसको इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया एहतसाब की बजाय, और फिर जो इसका सरबराह था उसके बारे में तरह तरह के स्कैंडल आज तक आ रहे हैं और आते चले जा रहे हैं, उससे इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। एहतसाब तो होना चाहिए, एहतसाब के लिए इदारे मौजूद हैं। आपने एंटी करप्शन भी बना रखा है, आपने FIA भी लगा रखी है, आपने पता नहीं कितने इदारे बना रखे हैं, जिसको चाहते हैं आप सौंप देते हैं। नैब को आपने गैर मामूली इख्तियार दिए थे कि 90 दिन बंदे को अंदर डाल सकता है। वो 90 दिन क्या, वो 90 साल अंदर डाल देंगे, आप पूछ नहीं सकते, अदालतें उसकी जमानत नहीं दे सकती। जमानत का कानून लगता नहीं था, रीड करनी पड़ती थी। यानी कि नैब को, और नैब के साथ ये था कि आप साबित करेंगे कि आप कसूर, बहुत सी बातें हैं जो नैब के खिलाफ जाती थी। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जब अदारे मौजूद थे तो एक नया अदारा बनाने की जरूरत क्या थी, और उस अदारे को इतने इख्तियार देना कि आप उसके चीफ के खिलाफ जब वो इख्तियार छोड़ भी दे तो आप उसको किसी अदालत में सू नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि इसने चेयरमैन होते हुए फलां बात की। तो इतनी सारी बातों के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि नैब का तरमीमी बिल 50 करोड़ से छोड़, भाई बात यह है कि अगर नैब ने कुछ करना ही तो फिर बड़े काम करे ना। यानी जिस बड़ी उन्हें मुख्तस किया गया है वो करें। यानी कि आप समझते हैं अमली किरदार नैब का खत्म नहीं हुआ है इस बिल मंजूर होने के बाद? मीर साहब समझते हैं किरदार खत्म नहीं हुआ बिल मंजूर होने के बाद भी? ये किरदार खत्म नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। किरदार मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि नैब के इदारे की जरूरत नहीं है। राइट, बिल्कुल सारे काम दूसरे इदारे। ठीक है मीर साहब का पॉइंट है। नैब, दूसरे नैब तरमीमी बिल के हवाले से दीगर मेहमानों से भी राय लेंगे, उनका तज्जिया जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दूसरे नैब तरमीमी बिल के हवाले से कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। रजा रूमी साहब, अब जो है नैब का अमली किरदार इस बिल के बाद आप समझते हैं तकरीबन खत्म हो गया? नहीं, नैब हुआ है, नैब का किरदार जो है वो तो है मौजूद, लेकिन जिस तरह से नैब को इस्तेमाल किया गया था हर छोटे बड़े केस में, हर तरह से उसको इन्वॉल्व किया जाता था, वो चीज को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान में और भी इदारे मौजूद हैं, सूबों के अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, पहली तो ये बात है। FIA का अपना पूरा तफ्तीशी नेटवर्क है, एक पूरे इदारे के तौर पे वो काम करता है। पुलिस का अपना एक जो है ठीक, रजा रूमी साहब की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। नसीम साहब, आप क्या समझते हैं इस ये जो कौमी असम्बली में अक्सरियती बिल मंजूर हुआ, दूसरा नैब तरमीमी बिल, उसके बाद में क्या नैब का अमली किरदार ख़त्म हो गया? नसीम साहब, ठीक, नसीम साहब सुन सकते हैं? आपको आवाज़ आ रही है? शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं 50 करोड़ से कम करप्शन केसेस अब नैब के दायरे अख्तियार से बाहर हो गए हैं, तो क्या नैब का अमली किरदार खत्म हो गया? नहीं, मेरा ख्याल है 50 करोड़ की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप रुपए की कदर देखें तो 50 करोड़ तो अब कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर तो अरबों का माल खाया जाता है, यहाँ करोड़ों में अब कोई बात नहीं करता। करोड़ों वाले तो लोग तो आम लोग समझे जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये अरबों वाले बेशुमार हैं, अरबों को देखना चाहिए, वो बिल्कुल जो कि अरबों के साथ रहते हैं और अरबों का काम करते हैं। लेकिन जो बुनियादी 3-4 चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नैब उस दिन ख़त्म हुई जिस दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे कर दिया गया, और कोई भी हो वहाँ पे मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, यानी वो नैब से ऊपर है, कैबिनेट नैब से ऊपर है, पार्लियामेंट नैब से ऊपर है। तो जब ये हाल होगा तो नैब को तो आपने पहले से ही ज़ेर कर दिया। कवानीन उसके सख्त होने चाहिए, कवानीन के अंदर जो कुछ आपको ठीक करना था 9 महीने के लिए या जब के लिए भी आप लोगों को रख सकते थे कैद में, वो नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल ठीक चीज़ करेक्शंस हुई हैं, वो बिल्कुल ठीक रेमेडीज़ हैं। लेकिन ये कि नैब को एक वजारत के नीचे कर दिया जाए, ये समझ में नहीं आता और हज़म नहीं होता। मेरा ख्याल है कि इसको ठीक कर दिया जाए तो फिर नैब चाहे 50 करोड़ हो या जो भी हो, वो उसके मुताबिक अपना काम करेगी। और आज़ाद होना चाहिए नैब चेयरमैन को, वो किसी का मातहत नहीं होना चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी फ्री नहीं होगी इस मुल्क में, और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। जो भी वैल्यू आप डिटरमिन करें, उस वैल्यू के ऊपर जो भी कोई करप्शन का इल्ज़ाम आता है, जिस महकमे से भी आता है, वो नैब के पास जाए और नैब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। वरना उस सेंस में नैब को तो पहले से ही ख़त्म कर दिया गया है, जब आपने उसकी तमाम ताकतें ले ली और उसको किसी वजारत के ज़ेर कर दिया। राइट, रजा रूमी साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज़ अचानक से चली गई थी। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, अब क्लियर है। जी, देखिए, मैंने अर्ज ये किया था कि नैब का की जो वर्किंग है उसको स्ट्रीमलाइन करके और साइंसी खतूत के ऊपर दोबारा से अस्तवार करने की जरूरत है। नैब जो है पिछले 20 साल में, 20-21 साल में जब से बना है, वो एक सियासी इदारा बन चुका है। सियासी मुखालिफिन को ठिकाने लगाना, उनको मंजर से गायब करना, अब उसका वो मेजर हदफ रह गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की आला अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने मुतअद्दिद फैसलों में लिख चुकी हैं। कम अज कम वो सारा कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन फैसलों के ऊपर है तो बहुत ही वाज़े अंदाज में नैब के ऊपर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का, वो सबके सामने है। इसलिए इस इदारे को ठीक करने की ज़रूरत है। सूबों के अंदर मैंने पहले अर्ज किया था, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स है, छोटे केस सूबाई लेवल के वहाँ जा सकते हैं। हर जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर एंटी करप्शन के मैकेनिज्म्स हैं, उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। FIA का अपना दायरा कार है, उनके पास अच्छी खासी मशीनरी मौजूद है। पुलिस जो है वो कवानीन के तहत एम्पावर्ड है सूबों में बहुत सारे क्राइम्स की इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उनके ऊपर तफ्तीश करने के लिए। नैब का काम होना चाहिए जो बड़े केसेस जहां पे आपको बहुत ही हाई लेवल स्किल्स चाहिए होते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग, बैंकिंग का फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग,
उस तरह के जो बड़े केसेस हैं नैब को कैपेसिटी मिलनी चाहिए, वो उनके ऊपर फोकस करे और सबको यकसा तौर पे बिला इम्तियाज उनका एहतसाब करे। और जैसे भी चौधरी साहब कह रहे थे, उसके लिए जरूरी है कि ये एक एम्पावर्ड और खुद मुख्तार इदारा हर मानी में हो। पिछले जो चेयरमैन साहब थे, आपने उनका तो हाल देख लिया, वो वीडियोस वगैरह का जो स्कैंडल आया उसके बाद से तो उनकी यकतरफा कार्रवाई रही है, उससे पहले भी ऐसे होता रहा है। ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए, इसका क्लियर दायरा कार होना चाहिए और इसको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए ताकि अवाम का एतमाद उसमें बहाल हो। सिर्फ यही नहीं कि जो अपोजिशन में पार्टियां हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे वो पीपीपी का दौर हो, इमरान खान का दौर हो, मुखालिफिन की एहतसाब के लिए नहीं है। वो पाकिस्तान के अवाम की जो दौलत जो उनको जो लूटी हुई गबनशुदा पब्लिक फंड्स या दीगर जो ऐसे केसेस जहां पे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर वो काम करे। और मैं इसलिए इन अमेंडमेंट्स को वेलकम करता हूं और कोर्ट्स ने इसके ऊपर कुछ नोटिस भी लिया। लेट्स सी कि कोर्ट्स आगे क्या कहती हैं, लेकिन इसको ठीक करने की जरूरत है। ये इस तरह नहीं चल सकता। जी नसीम साहब, आप क्या समझते हैं? अब दूसरा तरमीमी बिल नैब का कसरत राय से कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया है। अब इस बिल के बाद आप समझते हैं नैब का अमली किरदार खत्म हो गया? देखिए, नैब का जो अमली किरदार है वो क्या रहा है। अब देखिए, जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा था कि मुशर्रफ दौर में नैब बना पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकली थ्रेट करने के लिए। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के दौर में ये इदारा बना था जिसके चेयरमैन शेख रहमान थे, जिन्होंने बाद में जरदारी साहब से माफी भी मांगी थी। तो बात यह है कि पहले तो करप्शन इन इदारों में से खत्म होनी चाहिए। आप देखें कि हमारे यहाँ एंटी करप्शन के इदारे मौजूद हैं, FIA मौजूद है, अभी पुलिस का जिक्र हुआ, लेकिन इन अपने इदारों के अंदर कितनी बड़ी बड़ी करप्शन है उनको कौन खत्म करेगा। आप हमारे साथ भारत है, उसकी अगर मिसाल देख लें तो वहाँ पे एंटी करप्शन वाले वजीर आला को गिरफ्तार कर लेते हैं, बड़े बड़े अदाकारों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है। तो हमारे मुल्क में जो कवानीन है इनको आप तब्दील करते जाएं। आज एक और बड़ी तब्दीली आई है कि जो एहतसाब अदालत के जजेस हैं उनको सदर मुमलिकत की बजाय जो वफाकी हुकूमत है या नेशनल असम्बली वो बनाया करेगी। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और आप जब जजों को लगाएंगे तो वहां पे आप उनसे क्या एहतसाब की उम्मीद रखेंगे। नैब ने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के अलावा किया भी क्या है। आप कवानीन चेंज करते रहे। चेयरमैन जस्टिस जावेद को जो है पीपल्स पार्टी और PMLN के कॉन्सेंट से लाया गया था, उन्होंने उनके लिए क्या किया। फिर इस तरह के जो इदारे के सरबराह होते हैं ये बिल्कुल मतलब किसी को जवाबदेह नहीं होते। मतलब अगर आज साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो नैब के चेयरमैन को पूछ ही नहीं सकते किसी लिए। यानी कि हमारे मुल्क में वजीर आजम कितना बेख्तियार है कि एक साबिक वजीर आजम इस वक्त चीख रहा है कि आप इलेक्शन कमिश्नर को हटाएं या उसकी जो तौर तरीके हैं वो ठीक नहीं है। तो इस तरह के इदारों के सरबराह हमारे मुल्क में तो इस तरह फिरौनियत के साथ मौजूद होते हैं कि उनको कोई छेड़ ही नहीं सकता। जस्टिस जावेद साहब के खिलाफ आप देख लें कि जिस तरह वुमेन हेरासमेंट के 2-3 कितने बड़े बड़े केस आए। मैडम आमना मसूद ने जिस तरह कहा, जो बातें की, मतलब कोई तहकीक इनकी करने वाला नहीं है। इनकी आप जितनी मर्जी तरामीम ले आए, जो मर्जी ले आए, इन इदारों ने अपने हिसाब से काम करते रहना है। कितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पिछले दौर में हुई है। अपना खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया, ख्वाजा साद रफीक को, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को, क्या बना उसका। आप हमें बताते हैं कि जी फेक अकाउंट्स में जो है वो जरदारी साहब ने अरबों रुपए इधर से उधर कर दिए, उसका कोई जवाब नहीं आता, कोई फैसला नहीं आता। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर इल्जामात लगे कि TT के जरिए उन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान के बैरून मुल्क भेजे, गबन किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन फैसला किसी चीज का नहीं होता। तो मेरा मतलब इन चीजों का फैसला होना चाहिए, कोई ऐसे इदारे होने चाहिए जो फैसले करें। आप इंटरनेशनली देखें पाकिस्तान का करप्शन के ऊपर क्या कौन सा नंबर आता है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक है, एम्पावर करने की भी जरूरत है। और मुझे बताइए। ठीक नसीम साहब, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में तारीख साज इजाफा हुआ है। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। हिचकोली खाती मुल्की मईशत में जान आने लगी है, रुपया तगड़ा होने लगा है। 14.5 रुपए की ऊंची छलांग लगाई रुपए ने और डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हुआ है। मुख्तसर जवाब चाहूंगा, तमाम मेहमानों का वक्त कम है। शहजाद चौधरी साहब, क्या मईशत मुस्तहकम होने लगी है?
नहीं, मईशत को तो कोई मसला को ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। मईशत तो वही की वैसी है, ना कोई प्रोडक्शन के अंदर तेज़ी है, ना ग्रोथ है, कोई ऐसी चीज़ मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ तब्दीली नज़र नहीं आई। हुआ ये है कि जो रियल इफ़ेक्टिव रेट था आपका डॉलर का या रुपए का, वो 200 से भी कम था, लेकिन ये 245 पे चला गया। कहते हैं 2 अरब डॉलर तकरीबन माहाना 1.5 से 2 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा था। कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट बिल्कुल जो अभी स्टार्ट हुई है, ये पहले नहीं थी। यानी यहाँ पर एक्सचेंज रेट कंपनीज़ को कंट्रोल करने का मसला था, वो काम नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई। क्या जानबूझ के इसको बढ़ने दिया जा रहा था? 245 पे लेके चले गए। कोई ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए जहाँ पर मजबूरियाँ ऐसी बना दी जाएँ कि शायद जब तक कुछ मामलात ना किए जाएँ, उस वक़्त तक सियासी मामलात, उस वक़्त तक ये चीज़ें नहीं संभल सकती। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है इन तमाम चीज़ों की। तो आज जो 4 कंपनियाँ उन्होंने जिनको पकड़ा है या बैन किया है, ये पहले भी हो सकता था, पहले क्यों नहीं इसका ध्यान किया गया? तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई उसके अंदर बेहतरी है हमारी मईशत के अंदर। रुपया अपनी कदर जी वापस जो खाम-खा में खो चुका था, शायद उसको कुछ बेहतर तौर पे कंट्रोल किया गया है। बाकी उससे ज़्यादा फ़र्क मुझे हाँ, ये भी है, इम्पोर्ट्स कम हुई हैं। एक्सपोर्टर्स ने जो पैसा पकड़ा हुआ था डॉलर्स उनके पास से, वो भी मार्केट में ले आए कि क्योंकि कीमत गिरती जा रही है, तो वो चाहते हैं कि रुपए की अच्छी कीमत पे वो अपने डॉलर को बेच सकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि डॉलर की वैल्यू को बेहतर कर रही हैं। ठीक। मीर साहब, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हुआ, क्या मईशत मुस्तहकम होती नजर आ रही है आपको? ये मैं शहजाद चौधरी साहब से एग्री करता हूँ। असल में बात यह है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, जिसे हम डाउन साइजिंग कहते हैं। जब लोग निकालने होते हैं तो डाउन साइजिंग को हम राइट साइजिंग कहते हैं, अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस वक्त डॉलर की राइट साइजिंग हो रही है, उसको खामखा से ऊपर चढ़ाया हुआ था। और मेरे ख्याल में बहुत से मईशतदान तो ये कहते थे कि हमें समझ नहीं आता कि कौन से इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर इतना महंगा होता जा रहा है, तो क्या वजह है कि ये काबू नहीं आ रहा। मेरे ही प्रोग्राम में शायद गालिबन शाहिद हसन सिद्दीकी ने या किसने कहा था कि साहब ये गवर्नर स्टेट बैंक बैठा हुआ क्या कर रहा है, जो भी गवर्नर है, एक्टिंग गवर्नर है, जो भी है, इंटरवेंशन तो बाक़िर रज़ा ने भी की थी और उसने मिसालें दी कि कितने इंटरेस्ट पे कहाँ से पैसे उठा के आर्थिक तौर पर चंद दिनों के लिए डाले और उसको काबू किया। बहुत से काम होते हैं जो स्टेट बैंक को करने होते हैं। क्या हम समझ लें कि स्टेट बैंक बिल्कुल हमारे हाथ से निकल गया है? इस बार इन्होंने ये किया ये है कि ये 4-5 बंदे जो पकड़े वो तो आज पकड़े हैं, लेकिन एक काम ये किया कि वज़ारत ख़ज़ाना ने और स्टेट बैंक ने मुश्तरका तौर पर बयान दिया। यानी ये इम्पोर्टेंट बात है। हम ये समझ रहे थे स्टेट बैंक अलग हो गया, कुछ ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक ने मुश्तरका तौर पर बयान दिया कि डॉलर की जो कदर बढ़ रही है, नीचे आएगी। ये फेयर नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ये यानी कि नेचुरल नहीं है। अच्छा, अब ये उसमें बहुत सी बातें थी जिसकी वजह से कि हो रहा था, डॉलर बाहर जा रहा था, भेजा जा रहा था, कुछ किया जा रहा था, लेकिन डॉलर अपनी सतह पर हम समझते थे जब तक IMF का पैसा नहीं आता, नहीं आएगा। ये खबर भी आ गई कि हमारे ठीक है मीर साहब, पता कलामी की माजरत चाहूंगा, वक्त कम है, आपका पॉइंट है। रज़ा रोमी साहब, आप क्या समझते हैं, डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, क्या मईशत मुस्तहकम हो रही है? देखिए बुनियादी तौर पे तो मईशत वहीं पे खड़ी है, कोई इतना इनकलाबी फर्क तो नहीं आया। लेकिन ये जरूर होता है कि जब मार्केट्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मसलन IMF की अब डील जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अब कंफर्म्ड है बहुत हद तक, और अगस्त के आखिर में वो रिलीज हो जाएगी। सारे मामलात उससे लिंक थे। जब ये मालूम पड़ता है मार्केट्स को और कि IMF की डील यकीनी हो गई है, उसके बाद मजीद पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मुस्तहकम हो जाएगा, तो फिर मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव तब्दीली आती है जो हम देख रहे हैं। लेकिन ये कोई देर पा साबित नहीं होती, इसके लिए भी और बहुत से स्टेप्स लेना जरूरी है। जी ठीक। नसीम साहब, आपका भी पॉइंट चाहूंगा, रुपया मुस्तहकम हो रहा है तो क्या कहा जा सकता है मईशत भी मुस्तहकम हो रही है? नहीं, ये बिल्कुल, मैं तो उसके ऑपोजिट कहूंगा कि रुपया मुस्तहकम नहीं हो रहा, बल्कि आज आप देखें कि डॉलर दुनिया में बाकी करेंसीज के मुकाबले में भी नीचे गया। तो ये वक्ती तौर पे जो है डॉलर को थोड़ा सा झटका लगा है, जिसका फायदा हमें भी पहुंचा, लेकिन ये फायदा कोई फायदा नहीं, इससे मईशत को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मईशत तो तबाहली की तरफ जा चुकी है, और इतने फर्क से हाँ, कोई डॉलर वापस अगर जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में 178-80 के करीब था, अगर वहां पे वापस चला जाता है फिर तो मईशत में बेहतरी आ सकती है। लेकिन आपको पता है कि ये डॉलर की मार्केट भी जो है ये माफिया के हाथ में है। जिस तरह आज मौजूदा हुकूमत है, इनकी चीनी की अपनी मिलें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों की, लेकिन फिर भी ये चीनी की प्राइस कंट्रोल नहीं
कर पा रहे, ये फ्लोर मिल से आटे की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी तरह डॉलर भी इनके कंट्रोल में नहीं होता। ये बिल्कुल एक आपको समझे कि ये एक जो खुशी वक्ती तौर पे मिली है इनको, ना इससे मईशत को कोई फ़ायदा पहुँचेगा, ना ही डॉलर जो है वो मज़ीद नीचे आएगा, बल्कि आने वाले दिनों में ये दोबारा भी ऊपर जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, आपका भी पॉइंट है। शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रज़ा रोमी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।